नमस्कार। जब भी भारत के इतिहास में गुलामी की बात होती है तो एक सवाल हमेशा सामने आता है। आज हम इसी उलझे हुए विषय की एक एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि असल में ऐतिहासिक सबूत हमें क्या बताते हैं। ये वो सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। मतलब एक आम धारणा है कि भारत में गुलामी की जो प्रथा थी वो मुगल शासकों के साथ ही शुरू हुई। पर क्या ये बात वाकई सच है या फिर कहानी कुछ और ही है? तो चलिए मेरे साथ इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं। और हाँ, ये सफर पूरी तरह से तथ्यों और सबूतों पर आधारित होगा। हमारी ये खोज शुरू होती है प्राचीन भारत से, यानी मुगलों के आने से हजारों साल पहले। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रथा की जड़ें आखिर कितनी गहरी थी। देखिए, भारत के सबसे पुराने ग्रंथ जैसे कि ऋग्वेद, उनमें भी दास और दासी जैसे शब्द मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है, इनका मतलब वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम आज गुलामी का मतलब समझते हैं। उस जमाने में दास का मतलब होता था या तो कोई युद्ध में पकड़ा गया बंदी, या कोई ऐसा इंसान जो कर्ज में डूबा हो, या फिर किसी पर निर्भर होकर काम करने वाला मजदूर। प्राचीन भारत में गुलामी का पूरा सिस्टम ही आज की सोच से बहुत अलग था। सबसे पहली और बड़ी बात, ये नस्ल पर आधारित नहीं थी और ज्यादातर मामलों में ये जीवन भर के लिए नहीं होती थी। धर्मशास्त्रों में तो बाकायदा इसके कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे जन्म से, किसी को खरीदने पर या कर्ज के बदले में। और जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि दासों के साथ बुरा बर्ताव करने पर भी कुछ नैतिक सीमाएं थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की ये एक लाइन वाकई बहुत कुछ कहती है। ये हमें दिखाती है कि मौर्य काल में दासता कोई अनरेगुलेटेड प्रैक्टिस नहीं थी, बल्कि राज्य इस पर नजर रखता था। सोचिए, दासों को कुछ बुनियादी अधिकार थे, जैसे उन्हें बिना किसी वजह के मारा नहीं जा सकता था। यहां तक कि महिला दासों की सुरक्षा के लिए भी नियम कानून थे। उस दौर के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। तो प्राचीन भारत से अब हम इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल की तरफ। इस दौर में जैसे जैसे समाज और सत्ता बदली, वैसे वैसे गुलामी का रूप भी बदलने लगा। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत में एक नया सिस्टम आया जिसे हम सामंतवाद कहते हैं। इसमें जमींदारों और शासकों ने जमीनें दान में दी, जिससे उन पर काम करने वाले किसान पूरी तरह से उन पर निर्भर हो गए। तो ये एक तरह से बंधुआ मजदूरी थी, डिपेंडेंट लेबर था, ना कि वैसी गुलामी जिसमें इंसान को खरीदा बेचा जाए। फिर जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो मध्य एशिया से एक नई परंपरा ने जोर पकड़ा। अब युद्ध में जो भी सैनिक या लोग हार जाते थे उन्हें गुलाम बना लिया जाता था। ये एक तरह से अपनी सैन्य और राजनीतिक ताकत दिखाने का जरिया बन गया। लेकिन यहीं पर एक हैरान करने वाला फैक्ट सामने आता है। दिल्ली सल्तनत के जो पहले सुल्तान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो खुद एक गुलाम थे। जरा सोचिए, एक गुलाम से सुल्तान बनने तक का सफर। ये साफ साफ दिखाता है कि इस सिस्टम में भी तरक्की करने की, ऊपर उठने की गुंजाइश थी। और यही बात इसे दुनिया के कई दूसरे हिस्सों की गुलामी से एकदम अलग बनाती है। और अब आते हैं हम उस दौर में जो हमारे आज के सवाल का बिल्कुल केंद्र है, मुगल काल। चलिए अब देखते हैं कि इस समय में गुलामी का असली चेहरा आखिर था क्या। तो सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ऐतिहासिक सबूत बिल्कुल साफ हैं कि मुगलों ने भारत में गुलामी की प्रथा को शुरू नहीं किया। उन्होंने बस उन सिस्टम्स को जारी रखा जो दिल्ली सल्तनत और उससे भी पहले से चले आ रहे थे। ये कोई नई चीज नहीं थी, ये एक कंटिन्यूएशन था। मुगल काल में गुलाम कई अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई देते हैं, जैसे युद्ध में पकड़े गए बंदी, घरों में काम करने वाले सेवक और शाही हरम की दासियां। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि कई गुलाम अपनी काबिलियत के दम पर बड़े बड़े प्रशासनिक पदों तक, यहां तक कि सरदार के ओहदे तक भी पहुंचे। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे समझना होगा। अमेरिका या यूरोपियन साम्राज्यों के बिल्कुल उलट, मुगल साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो गुलामों के श्रम पर नहीं टिकी थी। इसका पूरा आधार थे आज़ाद किसान और जागीरदारी सिस्टम, मतलब जमीन से टैक्स वसूलने का एक तरीका। और अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है अंग्रेजों के आने के साथ। उन्होंने कानून की किताबों में तो गुलामी को खत्म कर दिया, लेकिन जमीन पर एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा क्रूर सिस्टम पैदा कर दिया। ये साल इतिहास में बहुत मायने रखता है। 1843 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में गुलामी को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया। अब कागज पर तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम लगता है, लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा ही था? और ये स्लाइड ये उस दौर के दोहरे चरित्र को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ कानून था और दूसरी तरफ हकीकत।
कानून में गुलामी खत्म हो गई, लेकिन गिरमिटिया मजदूरी यानी इंडेंचर्ड लेबर के नाम पर एक नई क्रूर प्रथा शुरू हो गई। ये कुछ और नहीं, बस नाम बदलकर गुलामी को ही जारी रखना था। औपनिवेशिक काल में शोषण ने और भी भयानक रूप ले लिए। नील और चाय के बागानों में, खदानों में मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जाता था। ऊपर से इतने भारी टैक्स लगा दिए कि किसान आर्थिक रूप से बंधुआ बन गए। मतलब वो कानूनी तौर पर तो आज़ाद थे, पर असलियत में कर्ज और शोषण के जाल में फंसे हुए गुलाम थे। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा के बाद हम आखिर सीखते क्या हैं? चलिए, अब तक हमने जो भी तथ्य देखे हैं उन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये तुलना बहुत कुछ साफ कर देती है। देखिए, भारत में गुलामी का आधार सामाजिक और आर्थिक था, जबकि पश्चिम में ये पूरी तरह से नस्ल पर आधारित था। भारत में अक्सर गुलामी से आज़ादी की उम्मीद होती थी और ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती थी। वहीं अमेरिका और यूरोप की गुलामी जीवन भर के लिए थी और विरासत में मिलती थी। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो क्या निकलता है? पहली बात, भारत में गुलामी प्राचीन काल से थी। दूसरी, इसका रूप हर जमाने में बदलता रहा। तीसरी, मुगलों ने इसे शुरू नहीं किया और ना ही इसे अपनी अर्थव्यवस्था का आधार बनाया। और चौथी और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि इसका सबसे क्रूर और शोषण वाला रूप हमें उस औपनिवेशिक काल में देखने को मिला जब कागजों पर इसे खत्म कर दिया गया था। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। गुलामी भारत में हमेशा से थी, लेकिन इसका चेहरा, इसका तरीका हर दौर में सत्ता, समाज और अर्थव्यवस्था के हिसाब से बदलता रहा। और अंत में ये एक सवाल हम सब के लिए है। इतिहास की इन उलझी हुई सच्चाइयों को समझना आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि अपने अतीत को सही ढंग से और बिना किसी पूर्वाग्रह के समझकर ही हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं।